24 अगस्त 2024 पेरिस के ले बोर्गेंट एयरपोर्ट पर एक प्राइवेट जेट लैंड करता है और उसमें से निकलते हैं पावेल दुरोव, टेलीग्राम के फाउंडर। लेकिन वो जैसे ही जेट में से उतरते हैं तुरंत फ्रांस अथॉरिटी उन्हें अरेस्ट कर लेती है। ये अरेस्ट कोई मामूली अरेस्ट नहीं थी। दुरोव पर 12 गंभीर चार्जेस लगाए गए थे, ट्रैफिकिंग से लेकर मनी लॉन्ड्रिंग, चाइल्ड ग्राफी तक। लेकिन सवाल ये है कि कोई प्लेटफॉर्म का ओनर उन क्राइम्स का भी जिम्मेदार है जो उसके प्लेटफॉर्म के यूजर कर रहे हैं, और कैसे टेलीग्राम पर इतने सारे क्राइम हो रहे थे। तो Police say that Telegram is quickly becoming another go-to app for dealers. You're just stealing money from my account. Thousands of men are going to see this victim's home address, her full government name, all of her details, her work address, everything. Do not use Telegram, the messenger, at all. तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे पावेल दुरोव अपने यूजर की प्राइवेसी के लिए अपने देश से लड़ गए और क्या वो आज भी अपनी इसी बात पर डटे हुए हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर इन वीडियोस को बनाने में काफी एफर्ट्स लगते हैं तो प्लीज यार एक सब्सक्राइब कर देना, जो कि बिल्कुल फ्री है। फिर से लौटते हैं अपने टॉपिक पर। कहानी शुरू होती है 2006 में, जब पावेल ने अपने भाई निकोलाई के साथ मिलकर वी कॉन्टेक्ट यानी वी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाया। इस एप्लीकेशन में पावेल ने काफी सारी प्राइवेसी दी जो उस टाइम पर फेसबुक या कोई अदर प्लेटफॉर्म नहीं दे रहा था, और इसी कारण ये रसिया में सबसे बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बन जाता है कुछ ही दिनों में। लेकिन असली प्रॉब्लम जब शुरू होती है जब 2011 में रसिया में प्रोटेस्ट चल रहे थे, और उन प्रोटेस्टों को दबाने के लिए एफएसबी ने, जो रशियन इंटेलिजेंस एजेंसी थी, उसने पावेल से अपोजिशन लीडर्स का डाटा मांगा। तब पावेल ने एफएसबी को साफ साफ मना कर दिया, और इतना ही नहीं, उन्होंने ट्विटर पर जाकर एक डॉग इन अ हुडी ये वाली तस्वीर भी अपलोड कर दी एफएसबी का मजाक उड़ाते हुए। और सिर्फ इतना ही नहीं, फिर 2014 में फिर से एफएसबी ने यूक्रेनियन प्रोटेस्टर्स का डाटा मांगा, पर दुरोव ने इसे बीटर रॉयल ऑफ ट्रस्ट कहकर रिफ्यूज कर दिया। फिर होना क्या था, उन्हें उन्हीं की कंपनी वीके से निकाल दिया गया, और इसी यूजर की प्राइवेसी को किसी के साथ ना शेयर करने की वजह से उन्हें अपना देश भी छोड़ना पड़ा। उन्होंने कहा रसिया इंटरनेट बिजनेस के लिए सही जगह नहीं है। रसिया छोड़ने के बाद दुरोव ने $2.5 लाख डोनेट किए और सेंट किट्स और नेवीज की सिटीजनशिप ली, और $300 मिलियन के साथ एक नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया, टेलीग्राम, जिसका हेडक्वार्टर उन्होंने दुबई को चुना। और टेलीग्राम की पब्लिसिटी कुछ ऐसे करेगी जिसे प्राइवेसी फर्स्ट के तौर पर देखा गया। लेकिन यहाँ पर एक टेक्निकल कैच है जिसको 99% लोग नहीं जानते। जैसे व्हाट्सएप जो होता है वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होता है, लेकिन टेलीग्राम पर सिर्फ सीक्रेट चैट ही एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होती है। बाकी सभी मैसेज टेलीग्राम के ही सर्वर पर जाकर स्टोर हो जाते हैं। इसका मतलब है कि टेलीग्राम चाहे तो वो आपका डाटा एक्सेस कर सकता है। पावेल दुरोव ये कहते हैं कि वो किसी भी गवर्नमेंट या किसी भी एजेंसी को अपना डेटा नहीं देंगे, अपने यूजर्स का डेटा नहीं देंगे। लेकिन क्या ये सारी बातें सच हैं? टेलीग्राम पर सचमुच इतनी ज्यादा प्राइवेसी है कि आपकी सारी बातें बिल्कुल सेफ हैं? आइए समझते हैं आगे वीडियो। क्योंकि टेलीग्राम एक इंटरनेशनल एप्लीकेशन थी तो ये रसिया में भी चलती थी, तो फिर से रशियन गवर्नमेंट ने पावेल दुरोव से फिर से इनक्रिप्टेड कीज मांगी। लेकिन फिर से दुरोव ने इनक्रिप्टेड कीज को देने से मना कर दिया रशियन गवर्नमेंट, जिसके बाद रसिया में टेलीग्राम को बैन कर दिया जाता है। जिसके बाद रसिया ने 19 मिलियन आईपी एड्रेस बैन कर दिए, जिससे कई बैंक और वेबसाइट क्रैश हो गए। लेकिन टेलीग्राम चलता रहा। ये सारी कोशिश टेलीग्राम को ही क्रैश करने के लिए की गई थी। फिर दुरोव ने डिजिटल रेजिस्टेंस का नारा दिया और लोगों से पेपर पेंसिल उठाने के लिए कहा, और ये सब इंटरनेट पर इतना ज्यादा वायरल हुआ कि टेलीग्राम का यूजर बेस 15 मिलियन से 30 मिलियन हो गया। और आखिरकार रसिया ने 2020 में जाकर टेलीग्राम से बैन हटा दिया, और ऑफिशियली इस चीज को ऐसे दिखाया गया कि टेलीग्राम ने एक्सट्रीमिस्ट के खिलाफ हेल्प करने का वादा किया है। और इसी अनवेन के साथ रसिया सेकंड लार्जेस्ट यूजर बेस वाला कंट्री बन जाता है टेलीग्राम पर। अगर रसिया सेकंड नंबर पे आता है तो पहले नंबर पर कौन सा देश है, आप इस चीज को कमेंट सेक्शन में बताना। खैर, उसके बाद टेलीग्राम सिर्फ एक मैसेज एप्लीकेशन नहीं बल्कि एक पॉलिटिकली टूल भी बन गया था। इसका एग्जांपल 2020 के हुए बेलारूस प्रोटेस्ट में देखा गया। तब जहां बेलारूस के प्रोटेस्ट चल रहे थे तब लोगों को ऑर्गेनाइज करने का काम किया एक नेक्स्टा चैनल ने, जो टेलीग्राम पर चल रहा था। इसे फिर बाद में जाकर टेलीग्राम रिवॉल्यूशन कहा गया। लेकिन एक तरफ तो टेलीग्राम के यूजर काफी तेजी से बढ़ रहे थे, लेकिन उसका रेवेन्यू बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि टेलीग्राम की पॉलिसीज में ये मेंशन था कि वो टेलीग्राम पर एड्स रन नहीं होने देंगे और ना ही कोई चार्ज लेंगे अपने यूजर से, ये बिल्कुल फ्री रहेगा। और तो इसकी वजह से टेलीग्राम बिल्कुल भी पैसे नहीं कमा पा रहा था। टेलीग्राम के इतने सारे यूजर होने के बाद भी टेलीग्राम के एम्प्लॉइज को सैलरी और टेलीग्राम को ऑपरेट करने के लिए जितना भी पैसा लग रहा था वो सारा पैसा दुरोव अपनी ही पॉकेट से दे रहे थे। लेकिन इसके बाद दुरोव को एक और झटका लगता है। उन्होंने TON टेलीग्राम ओपन नेटवर्क प्रोजेक्ट के जरिए $1.7 मिलियन रेज किए थे, लेकिन यूएस सैंक्शंस ने इन्हें इनलीगल
इलीगल करार कर दिया और फिर उसमें से ध्रुव को $1.2 बिलियन रिफंड करने पड़े। लेकिन ऐसे लॉस में जाकर बिजनेस कब तक चलाते ध्रुव? फिर उन्होंने लॉन्च किया टेलीग्राम प्रीमियम, जिसमें आपको काफी सारे एडवांस फीचर दिए जाने लगे, जिसके बाद कहीं जाकर टेलीग्राम एक प्रॉफिटेबल कंपनी बनती है। अब वापस आते हैं 2024 के अरेस्ट पर। फ्रांस ने कहा कि ध्रुव ने अपने टेलीग्राम को मॉडरेट नहीं किया। आप समझते हैं टेलीग्राम को मॉडरेट करने के लिए फ्रांस कह ही क्यों रहा था? क्योंकि टेलीग्राम पर इतनी ज्यादा इलीगल एक्टिविटी बढ़ गई थी जिसको रोकना या उनको पकड़ना बहुत जरूरी था, जिसके लिए गवर्नमेंट को यूजर्स का डेटा चाहिए था। बट टेलीग्राम की नींव ही प्राइवेसी पर रखी गई, तो क्या वो नींव टूटने वाली थी? आइए समझते हैं। अरेस्ट होने के बाद ध्रुव के स्टैंड बिल्कुल बदल जाते हैं। सितंबर 2024 में उन्होंने एडमिट किया कि ग्रोइंग पेन्स की वजह से क्रिमिनल्स ने टेलीग्राम ऐप का गलत इस्तेमाल किया है और अब टेलीग्राम ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी बदल दी है। अब वो सस्पेक्ट्स की जो आइडेंटिफाई हो जाएंगे कि ये क्रिमिनल है, उनका IP एड्रेस और उनका फोन नंबर अथॉरिटीज के साथ शेयर करेंगे। ध्रुव के इस स्टेटमेंट के बाद इस डेटा पे नजर डालिए। US रिक्वेस्ट जो सिर्फ पहले 14 थी वो बढ़कर 900 प्लस हो जाती। फिर उसके बाद इंडिया में भी 14,000 से ज्यादा ऑक्यूजिशंस पर डेटा शेयर किया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है, क्या टेलीग्राम अभी भी इंडिपेंडेंट है? जून 2025 की एक रिपोर्ट देखिए। आई स्टोरेज इन्वेस्टिगेशंस दावा किया कि टेलीग्राम की इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस करने वाली कंपनी जो GNM है, उसके लिंक्स FSB से पाए गए हैं, जो कि रसिया की एक सीक्रेट इंटेलिजेंसी एजेंसी है। ध्रुव ने हमेशा कहा है कि उसका रसिया से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन रिकॉर्ड्स बताते हैं कि 2014 से 2021 तक ध्रुव 50 से ज्यादा बार रसिया विजिट कर चुके हैं और जिस दिन रसिया में टेलीग्राम से बैन हटा था 2020 में, वो उस दिन भी रसिया में ही मौजूद थे, जिससे बहुत बड़ा डाउट जाता है क्या ये सारा डाटा रसिया तक भी शेयर हो रहा है? जो पावेल ध्रुव एक टाइम पर अपने देश से प्राइवेसी के लिए लड़े थे, क्या वो आज उसी देश को सारी दुनिया की प्राइवेसी बेच रहे हैं? खैर, पावेल ध्रुव की स्टोरी हमें एक बहुत ही बड़े रियलिटी चेक से रूबरू कराती है, जो कि आज की डिजिटल एज एब्सोल्यूशन प्राइवेसी एक मिथ बनती जा रही है। एक तरफ स्टेट का कंट्रोल है और दूसरी तरफ कॉर्पोरेट लायबिलिटी। वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना, और मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि किसी भी एप्लीकेशन पर इतना ज्यादा भरोसा ना करना कि बाद में पछताना पड़े। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में।